अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ बुध की रात और मई की 20 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और मई की 21 तारीख है। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान जो जारी इस वक्त जंग है, उसके हवाले से अब एक कुछ नई पेशरफ्त हो रही है। एक तो वो धमकियां जो सदर ट्रंप की जानिब से तकरीबन रोज आने की बुनियाद पर दी जा रही हैं, वो तो जारी हैं ही। लेकिन साथ ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बिलावास्ता बातचीत इस वक्त हो रही है पाकिस्तान के जरिए, उसमें आज इत्तलात यह है कि कुछ पेशरफ्त हुई है, और उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक ही हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा है। आज वो ईरान पहुंचे और वहां पर उन्होंने पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात की, जनरल अहमद वहीदी उनके साथ। और इत्तलात यह है कि जो मोहसिन नकवी का ये दौरा है, इसका बरह रास्त ताल्लुक अमरीका की उस नई तजावीज़ से है जो कि उसने ईरान को दी हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए। आ, जहां एक तरफ यानी सालसी के जरिए बातचीत जारी है, वहीं जंगी तैयारियां भी जारी हैं। आज ट्रंप ने ये यानी बयान दिया कि मुज़ाकरात जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ये उनका बहुत बड़ा बयान है। और साथ ही उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा ना हुआ या ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदा ना किया, तो फिर मजीद हमले किए जाएंगे, और उसके लिए तैयारी पहले से जारी है। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, और अब इसमें कतर भी शामिल हो गया है, इस वक्त जो अमन प्रपोजल पर यानी बातचीत हो रही है, उसके हवाले से इत्तलात ये हैं कि इसके अंदर ये बेसिकली एक याददाश्त होगी, लेटर ऑफ इंटेंट होगी, जिसमें जिसका इतलाक जो है वो 30 दिन तक जारी रहेगा। इन 30 दिनों में ये दोनों ममालिक आपस में बातचीत के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुस्तकबिल और ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से बड़े फैसले करेंगे और किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजल है, इसमें अमेरिका की यकीनन अमेरिका इसे एग्री नजर आ रहा है, और इसमें कतर और पाकिस्तान दोनों का किरदार काफी ज्यादा अहम नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमले हैं उनकी भी तैयारी है, और ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे। क्या हमला होगा? मुझे लगता है कि हमला फौरी तौर पर नहीं होगा। लेकिन जहां ट्रम्प वार्निंग दे रहे हैं, वहीं अब पासदारान इनकलाब भी तकरीबन रोज आने की बुनियाद पर अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं। आज भी उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान पर चढ़ाई की, तो ये जंग हम फैला देंगे और उन इलाकों में पहुंचा देंगे जहां पर अभी तक ये जंग नहीं हुई। लगता यह है कि बाबुल मंदब की तरफ ही बात जाएगी, जिसका मैंने जिक्र किया। जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का भी यही कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बातचीत में काफी ज्यादा पेशरफ्त हुई है, और कहते हैं कि उम्मीद है कि हम काम कर रहे हैं इस पर कि दोनों ममालिक किसी मुआहदे के करीब पहुंचे और मुआहदे पर दस्तखत हों। अगर हुए तो शायद एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हों। इत्तलात कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आइंदा चंद घंटों में ईरान के सफर पर जाए, अगर इन मुज़ाकरात में कोई मजीद पेशरफ्त हो या किसी ड्रामाई नतीजे की तरफ ये बात चल निकले। इस वक्त जो इत्तलात हैं वो ये है कि पेशरफ्त हुई है, लेकिन साथ जंगी तैयारियां भी हैं। जंगी तैयारियां भी हैं, उसकी वजह यह है कि अमेरिका अगर ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, तो मैं ये सवाल कई मरतबा उठा चुका हूं कि क्या इसराइल को भी ये काबिल कबूल होगा। अमरीकी और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बुनियादी तौर पर यह कॉल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को की थी, जिसमें कि वो उनको अपडेट कर रहे थे कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कहाँ पहुंचे हैं। और हर तरफ से इत्तलात यह है कि बातचीत कोई इतनी अच्छी नहीं गई, क्योंकि दोनों लीडरों के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफ था। ट्रंप चाहते हैं कि इस महंगी जंग को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि इलेक्शंस का साल है, मिड टर्म इलेक्शंस करीब है, और ट्रंप चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। और इसीलिए उन्होंने एक चीज पकड़ी हुई है कि ईरान को अपना एटमी प्रोग्राम खत्म करना होगा, और शायद वही फिर बाद में इलेक्शन में भी ये एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट होगा। लेकिन इसराइल ऐसा नहीं चाहता। इसराइल कहता है कि ईरान का जब तक एटमी और मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो, उस वक्त तक इस जंग को जारी रहना चाहिए। तो इत्तलात यही हैं कि दोनों के दरमियान काफ़ी टेंस बातचीत हुई, और उसके बाद फिर ट्रंप ने जो मुख्तलिफ अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी बातचीत उनसे ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन यह कि नेतन्याहू मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें जो कहूँगा वो वैसा करेंगे।
क्या नेतन्याहू ऐसा करेंगे अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा तय पाता है? बड़ा सवाल है। शायद आखिर में इसराइल को मानना भी पड़े, लेकिन इसकी कीमत वो कहीं और वसूल करेगा, जो आपको शायद लबनान में काफी वाज़ेह तौर पर नजर आए। दूसरी जानिब चीन में भी बहुत बड़ी आलमी सिफारतकारी हो रही है। आप देखिए कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 2 हफ्तों के दौरान चीन आलमी सिफारतकारी का मरकज रहा है। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान यूरोप के बड़े बड़े लीडर चीन का दौरा कर चुके हैं। सदर ट्रंप ने दौरा किया, और फिर अब व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचे हैं। और वहां पर उनका दौरा शायद कुछ ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए करार दिया जा रहा है कि यहाँ पर चीन और रूस एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी बनते जा रहे हैं, और शायद लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी हो, क्योंकि आज जो दोनों लीडरान ने आज जो बाकायदा एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए, तो उसमें बुनियादी तौर पर अमेरिका की खारजा पॉलिसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और कहा गया कि ये जंगल का कानून दुनिया में वापस ला रहा है। ये जो इस वक्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी है, ये चीन और रूस के सरबराहान ममलिकत कह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और उन्होंने फिर एक और बात भी की। इस वक्त दुनिया को कहते हैं कि ये यूनिपोलर है, यानी दुनिया में एक आलमी कुवत है जिसका नाम अमेरिका है। लेकिन अब रूस और चीन कहते हैं कि दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, यानी दुनिया जो है यहाँ पर ताकत के मराकज एक नहीं, कई होने चाहिए। और वो इसके हक में है, और इसी के हक में वो बुनियादी तौर पर जो है अपने बयानात दे रहे हैं। जो यहाँ पर इस दौरे के दौरान रूस और चीन के दरमियान कोई 20 मुख्तलिफ मुआहदे हुए, जिनमें के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है, तिजारत है, और तवानाई और दूसरे शोबों में आपस में जो इनकी कॉपरेशन है, उसको मजीद मजबूत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। और एक चीज़ जो ना हो पाई, वो रूस और चीन के दरमियान गैस पाइपलाइन का वो मनसूबा जो साइबेरिया के जरिए चीन को गैस फराहम करेगा, उस पर कोई दस्तखत नहीं हुए, उस पर कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई मुआहदा ना हुआ। क्योंकि चीन इस वक्त थोड़ा ज़रा एहतियात से काम ले रहा है। चीन आ, अपने तमाम के तमाम इन्हिसार जो है गैस का, वो रूस पर नहीं रखना चाहता, बल्कि वो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज चाहता है जहां से कि उसको तवानाई हासिल हो। और इसीलिए वो इतनी जल्दी में नहीं है, लेकिन रूस जल्दी में है। चीन शायद इस तरीके से रूस की जो गैस है उसकी कीमत को भी घटा रहा है, क्योंकि रूस को इस वक्त ग्राहक चाहिए, उनके पास ग्राहक नहीं है। यूरोप का जो उनका बिजनेस था, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है यूक्रेन की जंग की वजह से। तो ये एक वो थी, कामयाबी नहीं मिली व्लादिमीर पुतिन को, अगर आप गैस के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत की बात करें। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, दुनिया बदल रही है। और मेरी राय में इसका इम्पैक्ट, यानी अमेरिका के मुकाबले में रूस और चीन का करीब आना और इंटरनेशनल इश्यूज पर एक पेज पर आना, मेरी राय में ये अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये दो ममालिक मिलकर अमेरिका को पहले से कई जगहों पर चैलेंज कर रहे हैं। और शायद अगर इनकी आपस में जो कॉपरेशन है ये ज्यादा बढ़े, तो इसका असर भी बहुत ज्यादा आलमी सियासत पर होगा, आलमी मईशत पर होगा। क्योंकि दोनों ममालिक का, यानी चीन तो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, और रूस भी अहम मईशत है, लेकिन जाहिर है चीन जितनी बड़ी मईशत नहीं है, लेकिन रूस बहुत बड़ी फौजी ताकत है। तो लिहाजा दोनों मुल्कों को अगर आपस में मिलकर चलना है, तो वो अपनी ताकत के उन मराकज को इस्तेमाल करते हुए अपने मसल्स को इंटरनेशनल लेवल पर फ्लेक्स करेंगे, जिसके लिए वो मशहूर है। यानी रूस मिलिट्री ताकत, चीन मईशत माशी ताकत, और ये मिलकर अमेरिका को वो चैलेंज कर रहे हैं। और आखिर में थोड़ा जिक्र अमेरिका का, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हजारों अफराद को घर भेज रही हैं। यानी बात हो मेटा की, जिसने आज कई हजार नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया। इससे पहले अमेजोन भी कई हजार नौकरियां खत्म कर चुका है। इसके अलावा कम से कम 30 ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस वक्त यानी अब तक 2026 में हजारों की तादाद में टेक्निकल वर्कर्स जो हैं, जिनको हम टेक सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको फारिग कर चुकी हैं। अब तक अमेरिका की 30 कंपनियां हजारों की तादाद में लोगों को फारिग कर चुकी हैं, जबकि 100 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस बात का इरादा रखती हैं कि वो भी हजारों की तादाद में मजीद लोगों को फारिग करेंगी। इन बड़ी कंपनियों के इस बड़े कदम की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दुनिया भर की तिजारत और जो कारोबार है उसके अंदर अब उसका हिस्सा बनती जा रही है, उसकी इंटीग्रेशन हो रही है, उतनी ही तेजी से नौकरियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि कंपनियों को पैसा बच रहा है। वो काम जो कि एक इंजीनियर हजारों डॉलर सालाना तनख्वाह की सूरत में वसूल कर कर करके देता है, अब वो एक बॉट करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है।
یہ جو اس وقت امریکہ کے ٹیکنیکل ٹیک سیکٹر میں جس پیمانے پر اکاڑ بچاڑ چل رہی ہے، اس سے سب سے زیادہ متاثر اگر ایک ملک ہے تو اس کا نام بھارت ہے۔ بھارت کے ہزاروں ورکرز جو ہیں وہ نوکریاں یعنی ان کی جا چکی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کی نوکریاں جانے والی ہیں۔ یہاں امریکہ میں قانون یہ ہے کہ جو بھی لوگ H1B ویزے پر آتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ دنیا میں اگر ایک ملک سے امریکہ میں H1B ویزے پر آتے ہیں کام کے لیے ورکرز، تو ان کا تعلق بھارت سے ہے۔ لیکن اب جب ان لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، تو امریکی قانون کے تحت ان کو 60 دن کے اندر اندر اپنے لیے نئی نوکری تلاش کرنی ہوگی، ایسی نوکری کہ جو ان کے H1B سٹیٹس کو سپورٹ کر سکے۔ لیکن ایسی نوکریاں اب ذرا مشکل سے مل رہی ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جو بہت سارے جو لیڈ آف ورکرز ہیں، وہ اب بنیادی طور پر B2 وزٹرز ویزا پر اپنے آپ کو سٹیٹس کو چینج کر رہے ہیں، تاکہ وہ امریکہ میں زیادہ عرصے کے لیے رہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہاں پر نوکریاں ملنے کے لیے تھوڑا ٹائم ملے گا۔ جبکہ جو امیگریشن لائرز ہیں یا جو اٹرنیز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اب اتھارٹیز بھی ایسے لوگوں سے بہت زیادہ پیپر ورک ڈیمانڈ کر رہی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ویزا ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھارت کے بہت سارے لوگ متاثر ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ 2025 میں امریکہ میں H1B ویزا کے تحت آنے والے 4,06,348 ورکرز میں سے 2,83,772 افراد کا تعلق بھارت سے تھا۔ یعنی H1B ویزا کی آدھے سے زیادہ جو لوگوں کو ملے تھے، ان کا تعلق بھارت سے تھا۔ اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے یہ ورکرز اب چونکہ اپنے ممالک واپس جا رہے ہیں، بھارت جا رہے ہیں واپس، اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی ظاہر ہے بھارت تھے، تو اب وہ یورپ اور کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کم از کم امریکہ میں کافی کچھ بدل دیا ہے اور بدلنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جو نئے فریش گریجویٹس نکل رہے ہیں امریکی کالجز اور یونیورسٹیز سے، ان میں بھی جو نوکریاں ہیں ان کو دستیاب نہیں ہیں، بہت مشکل سے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، نوکریوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت زیادہ جگہ پکڑ لی ہے، لوگوں کی نوکریاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے رہی ہے۔ چیٹ GPT اور دوسرے کلاؤڈ اور دسیوں قسم کے جو مختلف AI پلیٹ فارمز ہیں، وہ آپ بزنس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، جس سے کہ انٹرنیشنل اکانومی اور امریکہ کی اکانومی دونوں پر بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔